हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्यांशी। ये मैटनी शो का भारत टॉकीज सेगमेंट है जहां हम भारत के रीजनल सिनेमा की बात करते हैं, वहां के दिग्गजों की बात करते हैं। आज बंगाली सिनेमा की ऐसी ही अजीम शख्सियत पर बात करेंगे। नाम है सत्यजीत राय, जिन्हें अक्सर सत्यजीत रे कहकर भी पुकारा जाता है। बहुत से सिने प्रेमी सोचते हैं कि वर्ल्ड सिनेमा देखना है, लेकिन कहां से शुरू करें? उन्हें सत्यजीत राय से शुरू करना चाहिए। उनकी फिल्में ऐसी हैं कि देखकर अचंभित होंगे। सीरियस सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, आर्ट्स फिल्म, इटालियन, फ्रेंच सिनेमा और रीजनल सिनेमा जैसी शब्दावली सुनकर बहुत से दर्शक घबराने लगते हैं और इस ओर कभी आते ही नहीं। लेकिन राय की मूवीज को लेकर भी यही सोचते हैं तो गलतफहमी है। उनकी फिल्में आपको आउटस्मार्ट करती हैं, वे कभी पुरानी नहीं पड़ती। 2007 में आई वेस एंडरसन की द दार्जिलिंग लिमिटेड की मुख्य धुन सुनते हुए क्या आपको लगता है कि म्यूजिक पुराना है? बल्कि उसकी कई धुनें बार बार सुनने का मन करता है। वेस एंडरसन राय के संगीत के दीवाने थे और उनकी फिल्मों में से म्यूजिक लेकर अपनी इस मूवी में यूज किया। राय की म्यूजिक ने इस फिल्म को देखने का अनुभव ही बदल कर रख दिया था। जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में घुसने से भय लगता है, वे राय की अपू ट्रिलॉजी देखकर उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। जिन्हें ब्रिटिश सीरीज शर्लॉक ने प्रभावित किया है, उन्हें राय की जोई बाबा फेलुनाथ देखनी चाहिए। जिन्हें लगता है कि इतिहास के हार्डकोर इवेंट्स पर भारत में मुकम्मल फिल्में नहीं बनी, उन्हें अश्नि संकेत देखनी चाहिए, जो बंगाल के 1943 के अकाल पर बेस्ड थी, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। जिन्हें लगता है कि फेमिनिज्म पर अच्छा सिनेमा अब आने लगा है, उन्हें राय की 55 साल पहले आई महानगर देखनी चाहिए। सूची बहुत लंबी है। 2 मई 1921 को सत्यजीत राय जन्मे थे और 23 अप्रैल 1992 को उनका निधन हुआ था। उन्हें इन किस्सों और बातों में याद कर रहे हैं। उन्होंने 1947 में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी बनाई थी। वे और कुछ अन्य फिल्मी दीवाने मिलकर वर्ल्ड सिनेमा और बंगाली फिल्मों पर आलोचनात्मक चर्चा करते थे, जिसका विरोध भी झेलते थे। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में बातें होती थी। ये विनाशकारी यंगस्टर्स का एक ग्रुप है जो अपनी बैठकों में बंगाली फिल्मों की बुराई करता है। एक बार किसी सोसाइटी मेंबर के कमरे में वे बैठे थे और चर्चा चल रही थी। तभी मकान मालिक आया और ये कहते हुए उसने सबको बाहर निकाल दिया कि वो फिल्मी लोग हैं और उसके घर की पवित्रता खराब कर रहे हैं। बाद में यही सत्यजीत राय फिल्मी दुनिया में बंगाल की और भारत की सबसे बड़ी पहचान बने। द गॉडफादर सीरीज और अपोकैलिप्स नाउ जैसी एपिक फिल्मों के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला सत्यजीत राय के बड़े प्रशंसक थे। उनकी फिल्मों को कोपोला ने स्टडी किया था। उनका कहना था, हम भारतीय सिनेमा को राय की फिल्मों के जरिए ही जानते हैं। उनकी बेस्ट फिल्म देवी थी, वो एक सिनेमैटिक माइलस्टोन थी। जब कोपोला की फिल्म द गॉडफादर रिलीज हुई थी तो कलकत्ता से राय ने उन्हें अमेरिका फोन किया था। फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने कोपोला से कहा कि अल पचीनो इस मूवी में उनकी खोज है और इसमें मार्लन ब्रांडो का काम ऐसा है जिसे कोई छू नहीं सकता। उन्होंने कहीं से भी फिल्में बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली थी। राय बताते थे कि उन्होंने अमेरिकन फिल्में देखकर ये क्राफ्ट सीखा। सत्यजीत राय हॉलीवुड फिल्म को देखकर बता देते थे उसे किस स्टूडियो ने बनाया है, जैसे कौन सी MGM स्टूडियो की है, कौन सी पैरामाउंट की है, कौन सी वार्नर ब्रदर्स की है या कौन सी 20th सेंचुरी फॉक्स की प्रोडक्शन है। वे हर बड़े स्टूडियो के उन विशिष्ट गुणों को पहचान लेते थे जो उन फिल्मों में रखे जाते थे। ये पहचान करने में उन्हें बहुत मजा आता था। बाद में इसी से वे डायरेक्टर्स की छाप पहचानने लगे कि जॉन फोर्ड से विलियम वाइलर अलग कैसे हैं या फिर फ्रैंक कापरा से जॉर्ज स्टीवंस अलग कैसे हैं। यहीं पर आते आते फिल्मों में उनकी दिलचस्पी ने एक गंभीर मोड़ लिया। उन्हें समझ में आया कि कैसे स्टूडियो स्टार्स या कहानी से भी ज्यादा एक फिल्म को सबसे विशिष्ट पहचान उसका डायरेक्टर देता है, और वे डायरेक्टर बने। अप्रैल 1950 में सत्यजीत राय अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड गए। उन्हें उनकी विज्ञापन कंपनी ने 6 महीने के लिए हेड ऑफिस भेजा था। कंपनी प्रबंधन ने सोचा था कि जब राय लौटेंगे तो फुल टाइम एडमिन बनकर और फिर पूरा मन लगाकर उनके चाय और बिस्कुट वाले विज्ञापन बनाएंगे। लेकिन इस यात्रा ने राय को हमेशा के लिए बदल दिया। लंदन पहुंचने के 3 दिन के अंदर उन्होंने विक्टोरिया डी सीका की महान फिल्म बाइसिकल थीव्स देखी। एड एजेंसी में नौकरी करते हुए पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाने का विचार उनके दिमाग में कुछ वक्त से चल रहा था, लेकिन विक्टोरिया की फिल्म देखने के बाद वे जान चुके थे कि जब भी अपनी फिल्म बनाएंगे तो उसमें ऐसी ही नेचुरल लोकेशंस और अज्ञात एक्टर्स होंगे। लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने 99 फिल्में देखी। बाइसिकल थीव्स और न्यू रियलिस्ट सिनेमा से सीखे सबक उनके जहन में घूमते रहे। जब वे भारत लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने पाथेर पांचाली का पहला ट्रीटमेंट लिख लिया था। उनसे एक बार पूछा गया कि हिंदी फिल्मों में कौन एक्टर पसंद है, तो राय ने 2 नाम लिए थे, नसरुद्दीन शाह और नाना पाटेकर। वे अमिताभ बच्चन की प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके साथ फिल्म बनाने की बात उन्हें जमती नहीं थी। राय का कहना था, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, लेकिन मैं बंगाली फिल्में ही बनाता हूं।
पाथेर पांचाली भारत की महानतम फिल्मों में बहुत ऊपर आती है। इसे राय ने अपनी पहली फिल्म का सब्जेक्ट बनाया। उसके पीछे एक किस्सा है। राय विजुअलाइजर और इलस्ट्रेटर का काम तो करते ही थे, वे बुक कवर भी डिजाइन करते थे। जब वे सिग्नेट प्रेस के साथ काम कर रहे थे तो एक बार उन्हें आम अंतीर भेपू शीर्षक वाली किताब का कवर डिजाइन करना था। ये बुक दरअसल विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नोवेल पाथेर पांचाली का बच्चों के लिए निकाला गया संस्करण थी। राय ने इसका कवर बनाया और किताब में चित्र बनाए। तब वे इसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म का विषय बनाया। वेस एंडरसन उन फिल्म मेकर्स में है जिनकी मूवीज दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में लोग तलाशते फिरते हैं, जैसे उनकी फिल्म आइल ऑफ डॉग्स। वे राय की फिल्मों के बड़े मुरीद थे। कितने बड़े, ये जानने के लिए उनकी 2007 में आई फिल्म द दार्जिलिंग लिमिटेड देखें। उसमें उन्होंने सत्यजीत राय के कंपोज किए हुए साउंड ट्रैक यूज किए। एक साउंड ट्रैक तो फिल्म में हर समय बजता था। उन्होंने राय की फिल्म में जल सागर, तीन कन्या, पाथेर पांचाली, देवी, अपराजितो, अपूर संसार, जोई बाबा फेलुनाथ, चारुलता और कंचनजंघा की धुनें अपनी फिल्म में बढ़ती। सत्यजीत राय ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म शेक्सपियर वाला और बंगाली फिल्म बक्सा बादल में भी म्यूजिक दिया था, जिसे वेस एंडरसन ने यूज किया। राय द्वारा संगीतबद्ध ये साउंड ट्रैक हैरान करने की हद तक बेहतरीन है, बार बार सुनने लायक। अपू ट्रिलॉजी जैसी विश्व प्रसिद्ध फिल्में बना लेने के बाद भी राय अपनी मां, पत्नी, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों के साथ किराए के घर में ही रहते थे। गांधी जैसी बड़ी और ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाने वाले सर रिचर्ड एटनबरो का एक दूसरा इंडिया कनेक्शन भी था। ये फिल्म बनाने से 5-6 साल पहले भी वे इंडिया आए थे और उन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी। फिल्म थी सत्यजीत राय की शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें रिचर्ड ने जनरल जेम्स आउट्रम का रोल किया था। शूटिंग के दौरान वे राय को मानिकदा कहकर पुकारते थे। जब वे भारत से गए तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित होकर सर रिचर्ड ने बाद में कहा था, मानिकदा के बारे में जो अद्वितीय बात है वो ये कि वे फिल्म मेकिंग के इतने सारे काम खुद करते हैं जो हमेशा अलग अलग लोग करते हैं। वो स्क्रीन प्ले लिखते हैं, वो ही म्यूजिक कंपोज करते हैं, वो फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, वो कैमरा ऑपरेट करते हैं, सेट में लाइटिंग कैसी होगी इसमें करीब आधी भूमिका उनकी होती है। वो अपनी फिल्म खुद एडिट करते हैं, करीब करीब वैसे ही जैसे चैपलिन करते थे। अपनी फिल्मों में डिटेलिंग को लेकर उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा है कि स्क्रीन पर आपको अंत में जो भी नजर आता है उसमें 90% उन्हीं का डाला हुआ होता है। पहली स्क्रिप्ट जो राय ने पढ़ी वो थी रेने क्लेयर की ब्रिटिश फिल्म द घोस्ट गोज वेस्ट की। ये उन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी और इसे अपनी कीमती चीज मानते थे। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद उन्हें आइडिया आया और उन्होंने खाली वक्त में स्क्रीन प्ले लिखने शुरू किए। उनकी फिल्म अश्नि संकेत में एक पात्र था जोदू यानी जादू। उस पात्र का चेहरा एक तरफ से जला हुआ था। महिलाएं देखती तो डर जाती। ये फिल्म बंगाल के भीषण अकाल पर आधारित थी। लोग जब भूख से मर रहे होते हैं तो जोदू के पास चावल होते हैं। वो चुटकी नाम की एक विवाहित महिला से सौदा करने की कोशिश करता है। वो चावल देगा लेकिन बदले में उसे उसके साथ सोना होगा। पहले वो नहीं मानती लेकिन बाद में भूख उसे तोड़ देती है और वो जाती है। अब किस्सा ये है कि इस फिल्म को जब भारत के एक जाने माने प्लास्टिक सर्जन मुरारी मोहन मुखर्जी ने देखा तो वे जोदू को लेकर भावुक हो गए। उन्होंने मन बनाया कि वे इस आदमी की सर्जरी करके इसका चेहरा सही करेंगे ताकि लोग इससे डरे नहीं और सम्मान से जीवन जी सकें। उन्होंने फिल्म में लीड रोल करने वाले सौमित्र चैटर्जी को फोन किया और कहा कि उन्हें जोदू से मिलना है और सर्जरी करके उसका चेहरा सही करना है। इस पर सौमित्र हंसने लगे। उन्होंने बताया कि आपने जोदू के चेहरे पर जो देखा वो जलने के निशान नहीं थे बल्कि वे सत्यजीत राय का कमाल था। उन्होंने उसका मेकअप ऐसा करवाया कि वो असली जला हुआ चेहरा बन गया। राय की फिल्मों में डिटेलिंग इतनी जबरदस्त होती थी। उन्होंने कलकत्ता से बाहर रहकर कभी काम नहीं किया। बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने जानने, वेस्टर्न पॉप कल्चर का बहुत अच्छा ज्ञान होने के बावजूद उन्हें विदेश जाकर रहना पसंद नहीं था। राय का कहना था, मेरी जड़ें यहाँ बहुत अधिक गहराई में है। मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर काम करके खुश रह पाऊंगा। भारत के दूसरे हिस्सों में शायद ऐसा कर पाऊं। भाषा में भी देखूं तो मैंने हिंदी फिल्में बनाई हैं लेकिन मैं तब बहुत आत्मविश्वास महसूस करता हूं जब एक बंगाली फिल्म बना रहा होता हूं। उन्होंने कहा था, मैं कलकत्ता के अलावा कहीं और रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बॉम्बे रहने और काम करने के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। वहां मैं अपनी तमाम रचनात्मक ऊर्जा खो दूंगा, एकदम निरर्थक इंसान बन जाऊंगा। राय की जीवनी सत्यजीत राय द इनर आई की तैयारी करते हुए ब्रिटिश लेखक एंड्रयू रॉबिन्सन ने उनके साथ वक्त बिताया था, इंटरव्यू लिए थे। उस बीच एक बार उन्होंने पूछा था, क्या आपने कभी चाहा था कि अमीर हो जाएं? इस पर राय का जवाब था, मुझे लगता है कि मैं अमीर हूँ, फिल्मों की नहीं बल्कि अपनी राइटिंग की बदौलत। मुझे पैसे की चिंताएं नहीं है। मैं निश्चित रूप से बंबई के एक्टर्स जितना धनी नहीं हूँ लेकिन मैं आराम से जी सकता हूँ। मुझे बस इतना ही चाहिए, मैं वो किताबें और रिकॉर्ड खरीद सकता हूँ जो चाहता हूँ।
जिस अपूर्व ट्रिलॉजी पाथेर पांचाली अपराजितो अपूर्व संसार को देखकर सैकड़ों आकांक्षी फिल्म मेकर्स की जिंदगी बदल गई, जिसे देखकर पश्चिमी लोगों का नजरिया भारत के प्रति बदला, जो दुनिया की सर्वकालिक महान फिल्मों में गिनी जाती हैं, उसी अपूर्व ट्रिलॉजी को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कारों में नहीं भेजा गया। बोला गया कि इसमें भारत की गरीबी दिखाई गई है। इसलिए सत्यजीत राय की फिल्मों को 32 नेशनल अवार्ड्स मिले थे, जिनमें 6 बार उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में राय ने पढ़ाई की थी। वहां उनके इंग्लिश के प्रोफेसर थे सुबोध चंद्र सेन गुप्ता, जो बड़ा सम्मानित नाम थे। वे राय से बहुत नाराज थे जब उन्होंने ब्रिटिश एड एजेंसी डीजे कीमन में इलस्ट्रेटर की जॉब पकड़ ली, 8 रुपए महीना पर। बात यह थी कि राय अंग्रेजी में जबरदस्त थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप भी की थी। प्रोफेसर सेन गुप्ता सोचते थे कि राय आगे चलकर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के शिक्षक बनेंगे और इस भाषा में अध्यापन क्षेत्र में योगदान देंगे, पर राय दूसरे पेशे में चले गए। लेकिन जल्द ही सेन गुप्ता की नाराजगी खत्म हो गई। 1955 में सत्यजीत राय की डेब्यू फिल्म पाथेर पांचाली रिलीज हुई और उसकी चर्चा चारों तरफ हो गई। प्रोफेसर सेन गुप्ता को खुशी थी कि राय ने उनके मन के विपरीत जाकर आखिर सही किया। अमेरिका के बड़े फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने सत्यजीत राय को 20वीं सदी के शीर्ष 10 डायरेक्टर्स में गिना था। उनका कहना था कि जब भी उन्हें खुद को प्रेरित करना होता है और दोबारा एनर्जी पाना चाहते हैं तो वे राय की फिल्में देखते हैं। जब स्कॉर्सेज़ी 14 साल के थे तब टीवी पर अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ उन्होंने पाथेर पांचाली देखी थी और दंग रह गए थे। उनका कहना था, मैं कामगार लोगों के परिवार से आता हूं और मेरे घर में किताबें वगैरह नहीं होती थी। ऐसे में मुझे भारतीय संस्कृति से परिचय करवाने वाली फिल्म यही थथी और सिसिलियन अमेरिकी परिवार से आने के बावजूद मैंने पाया कि इस फिल्म में दिख रहे भारतीय परिवार से खुद को रिलेट कर पा रहा हूं। उनकी 1962 में रिलीज हुई फिल्म अभिजान में वहीदा रहमान ने गुलाबी का रोल किया था। ये फिल्म वहीदा ने तब चुनी जब वे प्यासा, कागज के फूल और चौदहवीं का चांद जैसी फिल्मों में बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी। इसमें उनकी कास्टिंग यूं हुई कि सत्यजीत राय ने किसी के जरिए वहीदा रहमान के घर पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था, मेरे लीडिंग मैन सौमित्र चैटर्जी और मेरे यूनिट का मानना है कि मेरी अगली फिल्म की हीरोइन गुलाबी के रोल में आप सबसे उपयुक्त हैं। अगर आप ये रोल करने को हाँ करती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वहीदा बहुत खुश हुई कि सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार ने उन्हें इस रोल में सोचा। कुछ दिन बाद वहीदा ने राय को फोन किया। राय ने कहा, वहीदा आप हिंदी फिल्मों में बहुत सारा पैसा कमाती हो, मैं छोटे बजट वाली छोटी फिल्में बनाता हूँ। इस पर वहीदा ने जवाब दिया, साहब मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं, मेरे लिए गर्व की बात है। आपने अपने साथ काम करने की बात करके मुझे इतना सम्मान दिया है, पैसे की कोई समस्या नहीं है, आप आगे से इसका जिक्र नहीं करना। वे अकेले भारतीय हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर दिया गया था, जबकि उनकी कोई फिल्म कभी किसी ऑस्कर में नॉमिनेट भी नहीं हुई थी। 1992 में उन्हें स्पेशल ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। वे बीमार थे और कलकत्ता के बेलव्यू क्लिनिक में भर्ती थे, वहां जा नहीं सकते थे, इसलिए एकेडमी अवार्ड्स के सदस्य कलकत्ता आए, उन्हें अवार्ड दिया और एक वीडियो मैसेज लेकर गए जिसे ऑस्कर सेरेमनी में चलाया गया। 4 रोमन टाइपफेस उनके नाम पर पेटेंट हैं, राय रोमन, राय बिजार, राय डिफनेस और हॉलिडे स्क्रिप्ट। इनमें से पहले 2 टाइपफेस ने 1971 में एक इंटरनेशनल मुकाबला जीता था। अमेरिका के दिग्गज फिल्म मेकर बिली वाइल्डर की 1944 में आई फिल्म डबल इंडेमनिटी ने सत्यजीत राय को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बिली को 12 पन्नों का पत्र लिखकर भेज दिया, लेकिन बिली ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। करीब 40-45 साल बाद राय के घर अमेरिका से एक एयरमेल आया, ये बिली वाइल्डर ने भेजा था। उन्होंने राय से बहुत विनम्रता से माफी मांगी थी कि वे उनके पत्र का जवाब नहीं दे पाए। ये यूं हो पाया कि राय को जब ऑस्कर मिला तो उन्होंने अपने स्पीच में बिली को लिखे पत्र का जिक्र किया था कि उन्हें कभी जवाब नहीं आया। राय की स्पीच के बाद हॉलीवुड के दिग्गजों ने खड़े होकर तालियां बजाई। बिली को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत राय को पत्र लिख भेजा और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। उनकी फिल्म महानगर भारत से बाहर एक फेस्ट में दिखाई जा रही थी। वहां एक फिल्म क्रिटिक ने देखा कि आखिरी सीन में कलकत्ता बाजार के आसमान की तरफ पैन होता हुआ कैमरा फुटपाथ पर लगी स्ट्रीट लाइट पर टिक जाता है। इसका सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा है, दूसरा नहीं। फिल्म का ये आखिरी सीन है जहां पति पत्नी के दोनों केंद्रीय पात्र वहां से जा रहे हैं। दोनों अपनी नौकरी खो चुके हैं और सिर्फ उम्मीद है कि इस शहर में उन्हें कोई ना कोई दूसरी जॉब मिल ही जाएगी। उस फिल्म आलोचक ने इस बात की बड़ी तारीफ की कि कैसे स्ट्रीट लाइट में एक जला और एक बुझा बल्ब उम्मीद और निराशा के विरोधाभासी इमोशंस को दिखा रहा है। जब सत्यजीत राय से इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते थे। कलकत्ता की लाइट्स में बल्ब कई बार ऐसे ही आधे जले आधे बुझे होते हैं, जिसका श्रेय नगर निगम को जाता है। यह सिर्फ संयोग की बात थी कि कैमरा ने इस अर्थपूर्ण रूपक को कैप्चर किया।
जापानी मूल के अकीरा कुरोसावा महान फिल्मकार थे। उनके बिना वर्ल्ड सिनेमा की कल्पना नहीं की जा सकती। किस किस बड़े फिल्मकार ने कुरोसावा से नहीं सीखा। उनकी फिल्म राशुमान 1952 में कलकत्ता पहुंची तो सत्यजीत राय ने भी देखी, 3 दिन लगातार देखी। वे इससे इतने प्रभावित हुए। कुछ दशकों के बाद इन्हीं कुरोसावा ने राय के बारे में कहा था, मानव प्रजाति के लिए एक शांत लेकिन बहुत गहरा प्रेम, समझ और अवलोकन उनकी फिल्मों की चारित्रिक विशेषता रही है जिसने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है। मुझे लगता है वो मूवी इंडस्ट्री के विराट व्यक्तित्व हैं। उनकी फिल्में ना देखे होना वैसा ही है जैसे बिना चांद और सूरज को देखे इस दुनिया में जीना है। तो ये थी लीजेंड सत्यजीत राय के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। इसके लिए तमाम मेहनत भरी रिसर्च हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी ने की है। आज के भारत टॉकीज में बस इतना ही। अगली बार कुछ और लेकर उपस्थित होंगे। नमस्ते।